हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए देखिए, आज मैं आपको कोमाइनर कोफैक्टर की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 4.4 क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है पार्ट 1 उसमें 4.4 हम पढ़ाएंगे आपको आज। और ये पूरी एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे और मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपके पिछले वीडियो में मैंने दे चुका, तो आपको पीछे वाले वीडियो पे कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ गया होगा। जो बच्चे नए जुड़े वो कृपया वीडियो आप प्रीवियस वीडियो जो मेरे पड़े हुए हैं आप उनको देख लीजिए। पार्ट 18 और पार्ट 19 पे मैंने माइनर और कोफैक्टर को समझाने की कोशिश किया है, तो कृपया आप लोग माइनर और कोफैक्टर को वहाँ से कॉन्सेप्ट उठा लें। और ये बिल्कुल एक्सरसाइज ख़त्म है एकदम से, आप लोग चाहेंगे तो खुद अपने आप कर लिए होंगे, कुछ अच्छे बच्चे होंगे कर लिए होंगे। इसके पश्चात एक विशेष रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं बराबर ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे रिक्वेस्ट को बार बार आप इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं क्लास पढ़ाना ही मुझे क्लोज करना पड़ जाए। मेरी मजबूरियाँ हैं क्योंकि आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासों को। और इधर देखिए बहुत मेहनत पड़ती है ऑनलाइन क्लास पढ़ाने पे, क्योंकि हम लोगों के पास प्रॉपर सेटअप तो है नहीं, किसी तरह मैनेज करके सब सेटअप करके वीडियो बनाते हैं। हम लोगों के पास इतना फास्ट इंटरनेट भी नहीं है कि जल्दी से वीडियो अपलोड हो जाए, तो बहुत ये सब प्रोसेस इतना लंबा होता है कि 2 से 3-4 घंटे ख़राब होते हैं। लेकिन ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ख़राब होते हैं आपके लिए, तो चलिए सब कुछ करना संभव है मेरे लिए, लेकिन आपको भी तो रिस्पांस देना चाहिए। बार बार एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नहीं मैं उस चैनल को प्राइवेट कर दूंगा, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। और जितने बच्चे ज्वाइन होंगे उन्हीं को मैटर मिलेगा, बाकी मिल नहीं पाएगा। मैं बार बार देख रहा हूँ कि व्यूज़ जो टेलीग्राम चैनल है उसके व्यू 300-400 जा रहे हैं, आप लोग सीटें 300 स्टूडेंट देखे हैं, और अभी सब्सक्राइबर जो इसका है वो 111 है। तो कृपया आप लोगों से विनम्र निवेदन है, और ये समझ लीजिए स्ट्रिक्टली होकर बात कह रहा हूँ कि यदि आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करोगे तो मुझे कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन क्लासें बंद करनी पड़ेंगी, और जब आप लोगों की ऑफलाइन क्लासें चलेंगी तब जाके आगे पढ़ाई होगी। क्योंकि मैं मजबूर हो गया, आपको समझाते समझाते आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको लास्ट बार चेतावनी दे रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा, अन्यथा मैं अपनी क्लासें क्लोज कर दूंगा, और जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो उसी समय पढ़ाई होगी। तो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि आप वो हैं, क्योंकि देखिए मैं इस संडे को आपको टेलीग्राम में टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आप लोग टेस्ट दोगे, थोड़ा सा मुझे भी पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, घर में पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लें। फिर मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का नाम है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस, और इसमें मेरी डीपी लगी हुई है। मेरा पर्सनल जो टेलीग्राम है संतोष मिश्रा के नाम से है, वहाँ भी मेरी डीपी लगी हुई है। और मेरा देखिए व्हाट्सअप नंबर है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस नंबर में मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, अथवा इसी नंबर में मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। यदि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं चैनल पाते आप, तो मुझे इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए अथवा व्हाट्सअप कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपकी हित की बात है, बहुत अच्छी अच्छी सीटें मैं उसमें अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन आप चैनल को ज्वाइन कर लें। जो स्टूडेंटों को मेरा संदेश अब जाए, मैसेज जाए, जैसे मेरी आवाज़ आपको कानों को सुनने को मिले, तो आप सर्वप्रथम ये काम करिए। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं कृपया ज्वाइन कर लें, ताकि हम लोगों का जो प्लान है मैट्रिक्स का वो बेहतर रहे। क्योंकि मुझे देखिए मैट्रिक्स में 50 वीडियो बनाने पड़ेंगे, 50 वीडियो के पहले आपका मैट्रिक्स बेहतर होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे बोर्ड लेवल प्लस कंपटीशन लेवल की दोनों बातें एक साथ डील करानी है। और मेरी एक आदत आप भली बात परिचित होंगे मेरे स्वभाव से कि मैं सीटों की केवल फोटो कॉपी बस नहीं देता, उसके लगभग अप्रॉक्सीमेशन 70-70% मैंने सवाल कराता हूँ उस सीटों के। तो मेरा उद्देश्य क्या है कि पढ़ाई बेहतर हो, इसलिए मैंने ऑनलाइन देखिए ऑफलाइन के अलावा, जैसे आप गए तो ऑनलाइन पढ़ाई की, मैंने किसी तरह आपने रिक्वेस्ट किया, मैंने व्यवस्थाएँ की, जो थोड़ा बहुत मुझसे हो सका मैंने व्यवस्थाएँ की। तो कृपया आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नहीं फिर तो मुझे बाध्य होना पड़ेगा क्लास को बंद करने के लिए। तो रिक्वेस्ट है आपसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं आज का। देखिए एनसीईआरटी
में एक्सरसाइज है 4.4। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है। जिन लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं कि क्लास 12th की ये एनसीईआरटी है। तो पार्ट 1 में 4.4 है, और जब मैं YouTube में इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसमें भी लोगो लगा दूंगा कि एनसीईआरटी 4.4 एक्सरसाइज। बात करते हैं, चलिए। चलो, सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक सामने रख लें और एक्सरसाइज 4.4 पे देखना शुरू करें। मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। देखिए 4.5 से एनसीईआरटी पे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अब इसके बाद देखिए मेरे शेड्यूल से सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं कृपया शेड्यूल से वीडियो पढ़ना शुरू करें। मैंने प्लेलिस्ट में डिटरमिनेंट की प्लेलिस्ट डाली है, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिए। देखिए आपको पता होगा कि 4.4 के बाद एडजॉइंट एंड इनवर्स ए मैट्रिक्स आ जाता है। इसका मतलब यहाँ से हम आगे की क्लास पढ़ाने के लिए अब हमें मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, तब जाके एनसीईआरटी और सीट दोनों डील हो सकेगी। तो मैं आने वाले दिनों की क्लासों में अर्थात कल की क्लास से मैं मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दूंगा। और मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लीजिए कि सब लोग टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, एकदम से समय ना बर्बाद करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले थोड़ा सा आपको क्लास पढ़ाने पे। चलिए देखिए, इस पे पहले क्वेश्चन पे 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे 2 पार्ट हैं, दोनों ही जो डिटरमिनेंट है ना वो सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। तो मैं इसका दूसरा पार्ट कर दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट नहीं, दूसरे के बजाय पहला कह दे रहा हूँ, पहला ज़्यादा अच्छा। लेट डेल्टा इक्वल टू, एक डिटरमिनेंट को मैंने डेल्टा से शो किया 2 0 -4 3, ठीक। कह रहा है कि इसके अवयवों के उपसारणिक एवं प्रश्न कह रहा है कि इसके अवयवों के उपसारणिक, इस पे अवयव के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करो। अर्थात में माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करें। तो इस डिटरमिनेंट की माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। तो अब देखो कितने अवयव हैं इसमें, 4 अवयव हैं, तो 4 माइनर होंगे। माइनर का नाम क्या क्या होगा, M11 M12, समझ गए होंगे कैपिटल M लेटर पे, समझ गए। फिर M1 समझ गए होंगे, M21 M22, ये दोनों माइनर, ये 4 माइनर हो गए। अब माइनर के पीछे जब साइन लगा देते हैं तो कोफैक्टर होते हैं। अब कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था 2 चीजें, क्या क्या बताया था, या फिर कैपिटल C से डिनोट करें या कैपिटल A से डिनोट करें। तो हमने देखा है कि एनसीईआरटी की बुकों में कैपिटल A से डिनोशन, इसलिए मैं भी कैपिटल A से डिनोशन कर दिया। आप कुछ किताबों में एनसीईआरटी बुकों पे के अलावा, जैसे आपके RS अग्रवाल RD शर्मा पे देख लीजिएगा, या कंपटीशन लेवल की मेरी जो सीटें हैं शायद उसमें भी कैपिटल C से डिनोशन हो, तो आप घबराएंगे नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका माइनर भरूंगा। बताइए A11 की प्लेस में क्या भरा हुआ है, देखो नाउ, चलो लिखना शुरू करो। A11 के स्थान पर लिखे अवयव 0 का माइनर को पढ़ते हैं उपसारणिक। डिनोशन क्या होगा, M11। M11 कैसे माइनर ज्ञात करते हैं जल्दी बताइए। जिस एलिमेंट का माइनर ज्ञात करना उसके साथ लगी हुई पंक्ति लगा हुआ स्तंभ हटा देंगे, जो एलिमेंट आए माइनर हो गया। तो इसके साथ लगी हुई पंक्ति R1 लगा हुआ कॉलम C1, क्या आया, डिटरमिनेंट 3। मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट 3 है। डिटरमिनेंट 3 की वैल्यू एलिमेंट के बराबर होती है, अर्थात वैल्यू 3 आ गई। अब क्या लिखेंगे आगे, लिखें जल्दी जल्दी। A11 के स्थान पर, मैंने प्लेस क्यों बार बार नाम ले रहा हूं कि ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। स्थान पर लिखे अवयव 0 का सहखंड कोफैक्टर डिनोशन A11। अब सुनिए A11 का साइन क्या होगा, 11 का साइन क्या होगा, प्लस साइन, माइनर उठा लो, माइनर 3, वैल्यू 3 आ गई। आपको पता होगा पीछे वाले वीडियो पार्ट 18 पार्ट 19 डिटरमिनेंट का देखें जो लोग क्लास छूटे। चलिए इसके पास आ जाते हैं। इसके पास आ गए, इसकी प्लेस क्या है, A12, लिखते हैं A12।
A12 के स्थान पर लिखे अवयव -4 एलिमेंट साइन सहित लेंगे का माइनर की बात करूंगा तो M12 आएगा, ये माइनर है इसका M12 क्या होगा, इसके साथ R1 लगा ना और C1, डिटरमेंट 0 आ गया, माड नहीं है डिटरमेंट पढ़ेंगे, डिटरमेंट 0 की वैल्यू 0 आ गई। फिर क्या लिखेंगे, A12 के स्थान पर लिखे अवयव -4 का कोफैक्टर कैपिटल A12। अब सुनिए 12 का साइन क्या होगा, माइनस, अरे 12 का मतलब देखो आपको पता होगा आई और जे रो और कॉलम को जोड़ लेते हैं दो, ये देखो यहाँ 1 1 2 हुआ तो प्लस चिन्ह, और यहाँ 1 1 और 2 3 हुआ तो माइनस चिन्ह, आपको साइन लगाना पता होगा, 0 वैल्यू, ये माइनर की वैल्यू है, ओवरऑल 0 आ गया। तो ये दोनों स्थान पे वैल्यू निकल के आ गई। अब या फिर वीडियो रोक के आप लिख लीजिए और मैं फिर आगे बताता हूँ। 2 एलिमेंटों का और भरिए जल्दी से, हाँ वीडियो आप रोक के देख लीजिएगा इसको, ठीक, आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, इस पे आ जाते हैं, इस पे किसकी प्लेस है, A21 के स्थान पर लिखे अवयव 0 का माइनर भरे, माइनर M केस माइनर कैसे भरेंगे, इस 0 के साथ C1 लगा, देखो C1 लगा, देख रहे हैं आप, C1 लगा है और इसके साथ ये R2 लगा है, तो C1 R2 गोल हुआ, डिटरमेंट -4 आई। फिर से मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं कि आप इसको माड नहीं फील करोगे, यदि माड फील कर रहे हो तो आप स्टूडेंट नहीं हो, आपको डिटरमेंट की फीलिंग नहीं है। ये डिटरमेंट -4 है तो इसकी वैल्यू -4 आएगी, ध्यान से सुन लीजिएगा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। माड नहीं है, डिटरमेंट है। A21 के स्थान पर लिखे अवयव 0 का कोफैक्टर को हिंदी में सहखंड पढ़ते हैं, कैपिटल A21। अच्छा 21 का चिन्ह बताओ, 2 1 3 माइनस इसका साइन है, अरे 21 का चिन्ह 2 1 3 माइनस, समझ में आ गया होगा। माइनर भरो, माइनर कितना है, -4, वैल्यू +4 आ गई। चलिए लास्ट पे बात आती है इसकी, किसकी प्लेस है, A22 के स्थान पर लिखे अवयव 3 का माइनर मीन्स उपसारणिक, नाम M22। हाँ एक डिटरमेंट बनेगा, जरा सुने, इसके साथ ये R2 लगी है और C2 लगा है, कितना है डिटरमेंट 2, वैल्यू 2 आ गई। डिटरमेंट है, माड नहीं है, बार बार इस शब्द को मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे सिचुएशन में ना माड फील कर जाएंगे तो -4 को +4 लिख देंगे, पूरा गलत हो जाएगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका गलत हो गया, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप मिस ही नहीं कर सकते। लिखे अवयव 3 का कोफैक्टर कैपिटल A20। अच्छा 22 का मतलब 2 + 2 4, साइन प्लस खुला, प्लस साइन, माइनर की वैल्यू +2 और R2। तो मुझे पता है कि सवाल बताने लायक नहीं था, फिर भी मैंने आपके साथ डील किया क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी, मैं आपको एक्सरसाइज पे जब कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो ऐसे क्वेश्चन बताने लायक नहीं थे। चलिए हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखते हैं, आप इसका दूसरा पार्ट डील कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहानी वही है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी कहानी से, बशर्ते उसने कहा कि थर्ड ऑर्डर की डिटरमेंट है, ये दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में लिख रहा हूं, लेट डेल्टा इक्वल टू, एक मैं डिटरमेंट लिख रहा हूं 1 3 0 0 5 5 1
4 माइनस 1 2। इसके माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माइनर और कोफैक्टर। अब देखिए, देखो इसकी बेसिक चीज क्या है, आपको याद है कुछ इसकी बेसिक चीजें? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि थर्ड ऑर्डर में 9 अवयव होते हैं, तो जिस दिन भैया 9 अवयव होंगे तो इसके 9 माइनर होंगे, 9 कोफैक्टर होंगे। उसने कहा कि इस डिटरमेंट का, आभास करिएगा, इस डिटरमेंट का माइनर कोफैक्टर ज्ञात करो। पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का नहीं पूछा उसने, तो पूरे डिब्बे का, डिब्बे मींस डिटरमेंट का माइनर पूछ लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 माइनर 9 कोफैक्टर अब ज्ञात करना आपका कर्तव्य बनता है। यदि कोई भी एक भी स्किप किए किसी भी एलिमेंट का तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो कृपया आप, थोड़ा सा टाइम टेकन जरूर होता है, कंसंट्रेशन के साथ आप हल करिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो इसके चलिए 9 माइनर निकलेंगे और 9 कोफैक्टर निकलेंगे। तो मैं भरने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया है कि किसी डिटरमिनेंट के जितने ही एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर उतने ही कोफैक्टर, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट का अपना माइनर अपना कोफैक्टर होता है। जरा सुनो, देखो यार मैं बार बार प्लेस क्यों लिखता हूं? इसलिए क्योंकि देखो 0 रिपीट हुआ है तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, तो प्लेस लिख दिया करो कि किसकी प्लेस में कौन सा एलिमेंट भरा हुआ। प्लेस आपको पता होगा, ये किसकी प्लेस है? A11 के स्थान पर लिखे अवयव, क्या लिखा? 1 का माइनर। हाँ, स्पीड के साथ भरते हैं। माइनर का नाम M11। देखो जब इसका माइनर भरेंगे तो क्या आएगा? सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आने वाली है। मैं इसको चिन्हित किए दे रहा हूँ, ये है, इसको चिन्हित किए रहा हूँ। तो माइनर भरने का कॉन्सेप्ट क्या है? माइनर भरने का कॉन्सेप्ट है कि जिस एलिमेंट का माइनर भर रहे हैं उसके साथ लगी हुई रो, लगा हुआ कॉलम डिलीट कर दीजिए, शेष एलिमेंटों को सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आप ले आइए। तो इसके साथ R1 और C1 डिलीट हो गया और डिटरमिनेंट क्या निकलती है? 5 1 माइनस 1 2। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करूंगा 10 माइनस 1 होगा प्लस 1 माइनस 1 हो प्लस 1, 12 आ गया, सॉरी 11 आ गया। फिर लिखेंगे इसका कोफैक्टर भरो। A11 के स्थान पर लिखे अवयव 1 का कोफैक्टर। हाँ, कैपिटल A11। कुछ नहीं करना, कोफैक्टर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 11 का चिन्ह पकड़ो, प्लस 11 का चिन्ह प्लस, समझ में आ गया होगा चिन्ह की कहानी क्या होती है। देखो जरा, जैसे A11 लिखा ना तो इसका साइन क्या होता है? -1 की पावर i प्लस j। तो इनका समेशन मतलब 1 + 1 2, यदि सम संख्या चली जाए तो प्लस चिन्ह भी सम जाए तो माइनस। ये आपको मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ और यहीं से तो यार मैं आपको उंगली पकड़ा के चलाया हूँ डिटरमिनेंट को। यार याद करिए, एलिमेंट उठा लीजिए 11, टोटल वैल्यू 11 आ गई। चलिए इसकी बारी आती है, जल्दी जल्दी भरें क्योंकि 9 भरने। देखते हैं क्या लिखा होगा। A12 के स्थान पर लिखे अवयव 0 का माइनर, हाँ M12। हाँ, इसके साथ आप दूसरा कॉलम उड़ जाएगा और R1 तो उड़ना है, तो 3 0 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई करूंगा 6 माइनस 0 या प्लस 0, कुल मिला के वैल्यू 6 आएगी। अच्छा, इसका आपको फैक्टर भर दो जल्दी से। के स्थान पर स्पीड से आप लिखते जाइए, मेरी बात सुनते जाइए और लिखते जाइए। अवयव 0 का कोफैक्टर। जब इसका कोफैक्टर भरूंगा तो A12 का चिन्ह माइनस, एलिमेंट माइनर का 6 माइनस 6। ठीक, समझ में आ गया होगा? आ गया सबको समझ में? चलिए अगला उठाइए, अगला इसको उठाओ। इसको A13 के स्थान पर लिखे अवयव। देखो यार, यदि आप ऐसे डिनोशन कर दोगे ना A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 तो आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो कृपया प्लीज लिख दें तो बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाता है, गलतियां होने की चांस कम हो जाते हैं। इसलिए आप प्लेस का नाम लिख दें ताकि आपकी गलतियां ना हो। A13 के स्थान पर लिखे अवयव 4 का माइनर भरो, माइनर M13 की कहानी क्या होगी? उड़ना तो R1 है, कॉलम C3 उड़ेगा। जिस दिन कॉलम C3 उड़ेगा तो क्या बैठेगा? 3 0 5 1। प्रिंसिपल डायगोनल 3 माइनस 0 वैल्यू 3 आ गई। इसका कोफैक्टर भरो। बच्चों का खिलवाड़ है यार ये तो।
के स्थान पर लिखे अवयव 4 का कोफैक्टर A13 को जरा देखियो 1 + 3 4 साइन प्लस का आया, प्लस का साइन आया, माइनर 3 था, वैल्यू 3 आ गई। क्या समझ में आ गया? अब देखो बारी सेकंड रो पे आती है, जल्दी से इसको नोट कर लें या वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, मैं हटा जा रहा हूँ, पूरा बोर्ड दिख रहा है आपको। सभी स्टूडेंट वीडियो रोक के इसको देख लेंगे। चलिए कृपया नोट साथ सुसज्जित बना लीजिएगा। बारी आती है इसकी A21 के स्थान पर लिखे अवयव 3 का माइनर भरो। M21 देखो यार ध्यान से सुनना, R2 उड़ेगी, R2 और C1 उड़ा, R2 C1 उड़ा तो 0 1 4 2, समझ गए? ये R2 देखो जिस एलिमेंट का माइनर लिखना है ना, जिस एलिमेंट का माइनर लिखना है उसी एलिमेंट के साथ लगी हो रो लगा कॉलम डिलीट करना है। तो इसके साथ देखना ध्यान देखना, देखें ये R2 लगी हुई है और ये C1 लगा हुआ है, समझ में आ गया? तो क्या बचा 0 1 4 2, क्या बचा 0 1 4 2, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई 0 -4 वैल्यू -4 आ गई। ठीक, अब इसका वो भरो जल्दी से। 21 के स्थान पर लिखे अवयव 3 का कोफैक्टर 21, कैपिटल A21 21 का मतलब 2 1 3 चिन्ह माइनस आया, साइन माइनस आया, -4 इसका माइनर है, वैल्यू +4। लिख लें जल्दी से, लिखते जाइए साथ साथ। बारिश पे आ जाती है। A22 के स्थान पर लिखे अवयव 5 का माइनर में क्या होगा? M22 माइनर भरें, इसका माइनर भरें। R2 और C2 उड़ेगा, R2 C2 उड़ गया तो क्या आया 1 0, R2 उड़ा C2 उड़ा 1 0 4 2। हाँ कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा, मुझसे भी कभी कभी देखिए कैलकुलेशन गलत हो जाता है, उसका रीजन है कि कंसंट्रेशन बराबर नहीं रहता। आप लोग जब क्लास में होते हो तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देते हो, मेरा प्लस माइनस कहीं छूट गया, हो सकता है सबके साथ हो जाता है कभी। A22 के स्थान पर लिखे अवयव 5 का कोफैक्टर A22। अब तो यार बहुत आसान है, 22 का मतलब 2 धन 2 4, 4 सम संख्या चिन्ह प्लस 2 इसका माइनर है, वैल्यू 2 आ गई। बारी आती है इसकी, कौन सा प्लेस है? A23 के स्थान पर लिखे अवयव -1 का माइनर माइनर निकल रहे ना। M23 देखना यार ध्यान सुनना, M23 कैसे जाएगा? R2 C3 उड़ेगा, अच्छा R2 उड़ा C3 उड़ा तो 1 0 0 1 1 0 0 1, देखो यार हाँ 1 1 0 0 1 बराबर 1 -0 वैल्यू 1 आ गई। इसका को फैक्टर भर दो जल्दी से। A23 के स्थान पर लिखे अवयव -1 का कोफैक्टर। हाँ A23 की मीनिंग समझ गए? 2 धन 3 5, 5 विषम संख्या। जब विषम संख्या ऑड नंबर समझ गए होंगे, तो जब ऑड नंबर होगा विषम होगा तो वैल्यू इसकी साइन माइनस आएगा, वैल्यू माइनर इसका 1 है तो ओवरऑल वैल्यू -1 आ गई।
अब R3 में बात करते हैं, ये किस पे आ गए, इन तीनों एलिमेंटों पे। ये किसकी प्लेस है, A31, A32, A33। सारे स्टूडेंट तीनों के माइनर और कोफैक्टर जल्दी से लिखें, लिखे सब लोग। मैं आपको मौका दे रहा हूं 1-2 मिनट के लिए। चलो A31 के स्थान पर लिखे अवयव 0 का माइनर M31। इसके साथ क्या डिलीट होगा, R3C1 डिलीट हुआ तो 0, 5, 4 -1 वैल्यू, ये 0 माइनस का 20 -20 वैल्यू आ गई। ठीक, 0, 5। हाँ, इसका कोफैक्टर भरें जल्दी से, इसका कोफैक्टर लगा दें। A31 के स्थान पर, देखो मैं बार बार प्लेस क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो। लिखे अवयव 0 का कोफैक्टर। अच्छा, कोफैक्टर को इंग्लिश में सेकंड, माइनर को उपसारणिक। अब आप इतना समझदार हो। A31, 31 3 1 4 चिन्ह प्लस, वैल्यू -20, ओवरऑल वैल्यू -20। हाँ, बारी आती है इसकी, उठाओ। हाँ, किसकी प्लेस है ये, A32 के स्थान पर लिखे अवयव 1 का माइनर M32। हाँ, क्या डिलीट होगा, R3C2, R3 और C2 डिलीट हुआ, 1 3 4 -1। हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करो, -1 और माइनस का 14 माइनस का 13 वैल्यू आ गई। क्या ही वैल्यू, माइनस का 13। लिखिए वैल्यू माइनस का 1 माइनस का 12 माइनस का 13 वैल्यू आ रही। हाँ, इसका कोफैक्टर भरो। A32 के स्थान पर लिखे अवयव 1 का कोफैक्टर A32 का साइन क्या होगा, 3 2 5 माइनस साइन आ गया, -13 वैल्यू है, प्लस की 13 आ गई। लास्ट एलिमेंट, देखो मैं आपके लिए कोई आलस नहीं कर रहा हूं, आपके लिए कि ताकि 9 के 9 एलिमेंटों के लिए मैं माइनर को फैक्टर पिछले क्लास में भी निकाला था, आज फिर निकाल दिया, ताकि कोई बच्चा मिस ना हो, सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आए, गणित एक बिल्कुल सरल विषय बन जाए आपके लिए। लास्ट नंबर आता है A33 के स्थान पर लिखे अवयव 2 का माइनर भरे यार, M33 होगा, M33 का लॉजिक पकड़ो, C3R3 उड़ा, वैल्यू 1305, प्रिंसिपल डायगोनल 5 - 0, ओवरऑल वैल्यू 5। इसका को फैक्टर भर दो जल्दी से। A33 के स्थान पर लिखे अवयव 2 का कोफैक्टर A33 का मतलब समझ गए होंगे, साइन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 6 का साइन प्लस, और ये साइन यहाँ का साइन ये प्लस आएगा, ये प्लस, वैल्यू 5 है, ओवरऑल वैल्यू 5 आ गई। तो ये NCERT 4.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। मैं एक क्वेश्चन इसके छोड़ दिए, आप बुक देखिएगा, घर में जाके करेंगे, आंसर मिलाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करेंगे। ठीक, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। सब लोग बुक की तरफ देखें, क्या लिखा हुआ है, दूसरी पंक्तियों के अवयवों का सेकंडों का प्रयोग करके, कह रहा है दूसरी पंक्तियों के
अवयवों का सेकंडों का प्रयोग करके डेल्टा, डेल्टा मीन्स सांडिक की वैल्यू ज्ञात करना है। तो गिवन दैट क्या गिवन है भैया, डेल्टा, डेल्टा मीन्स डिटरमेंट 52130। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, तीसरा चौथा सवाल बिल्कुल सिमिलर है, तीसरा चौथा सवाल सिमिलर है, कहो तो मैं दोनों बता दूं। ठीक, 302,813 उसने क्या कहा कि दूसरी पंक्ति, उसने दूसरी पंक्ति का मतलब समझ रहे हैं, मैं दूसरी पंक्ति का मतलब R2 के अवयवों, इसकी फीलिंग क्या मैं समझा दे रहा हूं, डेल्टा में R2 के अवयवों के सैखंडों का मतलब कोफैक्टरों का प्रयोग करके डेल्टा का मान बताइए, का मान ज्ञात कीजिए या बताइए। क्वेश्चन की फीलिंग तो पकड़ में आ गई होगी, आगे समझ में। देखिए, मैं डिटरमेंट पार्ट 19 पे मैंने लास्ट में एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसी कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी का तीसरा और चौथा दोनों क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ मैं याद दिला दूं आपको। उसने कहा कि R2 के अवयवों का कोफैक्टर का प्रयोग करके, मतलब R2 के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 201, तो 201 का पहले कोफैक्टर ज्ञात करोगे। तो ये किसकी प्लेस है, A21, तो कैपिटल A21 ज्ञात करोगे, कैपिटल A22 ज्ञात करोगे, कोफैक्टर है। और इसको क्या ज्ञात करोगे, कैपिटल A23। तो तीनों R3 के तीनों एलिमेंटों का सबसे पहले कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। तो मैं कोफैक्टर डायरेक्ट भरूंगा, माइनर नहीं भरूंगा, क्योंकि माइनर पूछ नहीं रहा। तो क्या लिखेंगे, ये किसकी प्लेस है, R2 पे ध्यान दीजिए, ये R2 है। हाँ, देखिए इनके तीनों एलिमेंटों के कोफैक्टर ज्ञात करना। तो ये किसकी प्लेस है, A21 के स्थान पर लिखे अवयव 2 का कोफैक्टर, डायरेक्ट कोफैक्टर भाव। कोफैक्टर क्या होगा भैया इसका कोफैक्टर, A21, समझना 21 का मतलब समझ गए होगे, 2 1 3 चिन्ह माइनस का आ गया, आया माइनस का चिन्ह, और माइनर भर दो। माइनर कैसे भरते हैं आपको पता होगा, इस 2 के साथ लगी हुई रो लगी हुई कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो इसके साथ R2 लगी है और C1 लगा है, क्या लगा, R2 और C1। तो R2 और C1 डिलीट हुआ तो क्या बेटा, 3 2 8 3। देखो R2 डिलीट हुआ और C1 डिलीट हुआ, क्या बचा, 3 2 8 3। सही है, 3 2 8 3 कितना है, 9। ये साइन भी देखिएगा पीछे का, ये माइनस है और ये 9 और माइनस काट दो, 16, वैल्यू -7, ओवरऑल वैल्यू +7 आ रही, +7 आ रही। ठीक, चलिए इसका फैक्टर तो कोफैक्टर आ गया। अब इसकी बात करते हैं, किसकी प्लेस है, A22 के स्थान पर लिखे अवयव 0 का कोफैक्टर A22। हाँ, 22 का साइन क्या होगा, 22 का साइन क्या होगा, 22 का साइन होगा प्लस, अरे 2 2 4 प्लस हो गया। इसका माइनर भरो, माइनर कैसे भरोगे, अब R2 उड़ेगा, इसका माइनर भरना है ना यार, इसका माइनर भरना है। तो इस 0 के साथ R2 लगी है और C2 लगा है, तो क्या आएगा, 5183। क्या बैठेगा, 5183। हाँ, वैल्यू यार देख लो, 15 माइनस का 8, वैल्यू फिर +7 आ गई। ठीक, अगले इसके प्लेस पे चले जाते हैं, इसके प्लेस पे जाते हैं। ये किसकी प्लेस है, A23 के स्थान पर लिखे अवयव 1 का कोफैक्टर A23। हाँ, 23 का मतलब 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5 का चिन्ह माइनस। अच्छा, इसका माइनर भरो, जब माइनर भरोगे
तो A23 की स्मॉल A23 देखिए एलिमेंट का एक एलिमेंट का डिनोशन है, कैपिटल A23 कोफैक्टर का डिनोशन है, लेकिन कोफैक्टर के साथ साथ पीछे के साइन के साथ माइनर भी लगाना है, तो इसका मैं माइनर देख रहा हूं, तो इस 1 के साथ लगी हुई पंथ R2 और C3 डिलीट हो रही है। जिस दिन R2 और C3 डिलीट होगी उस दिन आपको क्या मिलने वाला है, 5132। क्या मिलने वाला है, 51 और 32। हाँ देखना वैल्यू देखना, पीछे से ऑलरेडी साइन माइनस है, ये कितनी आ गई वैल्यू, 5 दूना 10 माइनस 3, वैल्यू ओवरऑल वैल्यू ये माइनस की 7 बैठ गई। अच्छा आप सुनिए, अब हमें करना क्या है, वो कह रहा है, सुनिएगा ध्यान सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि R2 का प्रयोग करके आप डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। वो दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो इस तरह के खिलवाड़ हम कर चुके हैं, इस तरह के तमाशा हम कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है कि R2 के सापेक्ष प्रसार करो, तो R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या होगा, ये एलिमेंट कॉमन होगा। जिस दिन मैं इसको कहूं कि R2 के सापेक्ष प्रसार करो तो आप R2 के सापेक्ष प्रसार करोगे, ये कॉमन लोगे, ये कॉमन लोगे, ये कॉमन लोगे, चिन्हों का ध्यान रखोगे और माइनर भरते हो। समझ में आ गया? तो आपको करना क्या है, पिछले वाली मेरे वीडियो पार्ट 19 में देखिएगा मैंने क्या किया था। जिस दिन मैं इसको सापेक्ष प्रसार करूंगा तो एक्सपेंडिंग या डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं, नाउ चलो एक्सपेंडिंग नहीं कर, नाउ डेल्टा इक्वल टू, मैं इसका वैल्यू ले रहा हूं, देखो यहां के एलिमेंट का नाम क्या होता है, A21 और कोफैक्टर डाल देंगे, फिर A22 यहां के एलिमेंट A22 कोफैक्टर। यार यही चीज होती है, देखो ये एलिमेंट कॉमन लोगे आप, ये एलिमेंट कॉमन लोगे और ये डिटरमिनेंट भरोगे, तो ये कोफैक्टर ही तो है। अब कोफैक्टर जो आया है ना वो साइन सहित आया है ना, तो बात तो वही हुई, चाहे R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूं या ऐसे संकेतों में भरूं तो वैल्यू सेम आने वाली, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये इसका संकेत होता, आप समझ गए होंगे। पीछे की क्लास में आप देखिए A23 सबकी वैल्यू डाल दो। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, 2, हाँ, और इसका उठाओ जरा वैल्यू, A21 7 है, फिर इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 7 है, और ये एलिमेंट क्या है 1, एलिमेंट 1 है और ये वैल्यू 7 है। कुल मिला के वैल्यू कितनी आई, 14 प्लस का 0 माइनस का 7, ओवरऑल वैल्यू 7 आ गई। तो ये ओवरऑल वैल्यू 7 आ गई। चलिए देख लीजिए जल्दी से, नोट करें, तुरंत नोट करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। हाँ क्वेश्चन आंसर भी आ रहा है एनसीईआरटी में, साथ ही आ रहा है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। हाँ चलिए देखते हैं, आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, मैंने आंसर भी मिला लिया आपके एनसीईआरटी से, 7 आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा, ठीक, क्योंकि जो कोफैक्टर होते हैं वो साइन सहित कैलकुलेट हुए हैं, आप समझ में आ गया होगा। अर्थात जिस तरह एक्सपेंड करते हैं R2 के सापेक्ष, ये देखा जाए ना, ये वाली लाइन देखा जाए ना, तो R2 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड ही किए हैं। जो डिटरमिनेंट था ना, मैं उसको R2 को रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर दूं या प्रसार कर दूं तो यही स्टेप मिलने वाला है। वो देखने में थोड़ा सा इधर उधर नजर आ रहा है, उसको आप मेहनत करिए, फीलिंग आ जाएगी। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्वेश्चन सिमिलर इस तरह का और कर लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू वैल्यू क्या दे रखा है, 1 1 1 एक्स वाई जेड, अच्छा वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। देखो तीसरे स्तंभ के अवयवों का सेकंडों का प्रयोग करके, तीसरे स्तंभ C3 के प्रश्न में कह रहा है C3 के अवयवों का कोफैक्टर ज्ञात करके डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन के फैलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो C3 तीसरे स्तंभ का मतलब C3 के सभी को फैक्टर ज्ञात करो और वैल्यू भरो। सवाल वही है। चलिए C3 का मतलब ये हुआ, C3 है आपके पास, ये C3 है, ठीक। तो ये वाले C3 के एलिमेंट में उठाऊंगा, तो सबसे पहले मैं इसका कोफैक्टर भरूंगा इसका। तो किसकी प्लेस है बताओ जल्दी से, किसकी प्लेस है, A13 की प्लेस है। लिखेंगे
A13 के स्थान पर लिखे अवयव YZ का कोफैक्टर, क्या नाम क्या दोगे इसका? कैपिटल A13, कैपिटल A13। अब जरा सुनिए, 13 का मतलब 1 + 3 4, 1 + 3 4 इवन नंबर, सम संख्या। जब सम संख्या होगी तो साइन प्लस हो गई, ठीक। और इसके साथ माइनर भर दो तो कोफैक्टर बन जाता है। तो इसके साथ माइनर कैसे भरोगे? ये R1 डिलीट करेगा, C3 डिलीट करेगा। 1 1 YZ, वैल्यू कितनी आ गई? Z माइनस का Y, ये इसका कोफैक्टर आ गया, ठीक है। पीछे का चिन्ह प्लस ही है तो ये कैलकुलेट होके वही आ जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी बैठ गई यहाँ पे? x माइनस का y, ये वैल्यू बैठ गई। अब देखो क्या लिखेंगे। अब इसकी बारी आती है C3, ये किसकी प्लेस है? A23, A23 के स्थान पर लिखे अवयव, क्या लिखा बेटा? ZX का कोफैक्टर, भरे जल्दी से। A23, हाँ सुनो, 23 का साइन क्या होगा? माइनस। चलिए माइनस साइन लगा दो। इसका कोफैक्टर, सॉरी माइनर भरो, इसका माइनर भरिए जल्दी से, तब तक मैं अपने मार्कर को सही पिला दूं। सब लोग माइनर भरे, कैलकुलेट करें ये सब। ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं बताना चाहिए, अब आप लोग खुद कर लेना चाहिए आपको। हाँ देखते हैं, इसके साथ क्या डिलीट हो रहा है? इसके साथ डिलीट क्या हो रहा है? R2 और C3, R2 डिलीट हुआ, 1 1 XZ, क्या आया? कंसंट्रेशन बैठा के मोबाइल की तरफ, मोबाइल के स्क्रीन पे देखना। अभी तक व्हाइट बोर्ड में देखते थे ना, अब मोबाइल को देख रहे हो, समय बदल गया। 1 1 XZ, वक्त बदल गया, बदलने दो भैया, क्या करेंगे? माइनस, ये क्या है वैल्यू? Z माइनस एक्स, या फिर मैं इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो x माइनस जेड भी पढ़ा जाएगा। माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। चलो यार इसकी बारी आती है, किसकी प्लेस है? A33। हाँ, कुछ लोगों को तो प्लेस का ही बेसिक नहीं पता होगा। अरे महोदय, यदि ना पता हो तो आप पार्ट 1 से देखिए, कहाँ बहुत लेट हो गए, ठीक है। फिर भी मैं अपने वीडियो अपने जेब में नहीं भर लेता हूँ, यूट्यूब में पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए, देख लो जल्दी जल्दी, जेब में भर लूँगा वीडियो को। के स्थान पर लिखे अवयव XY का कोफैक्टर। हाँ, क्या है? 33, सॉरी 33 का साइन पकड़े, 33 का साइन पकड़े। 33 का साइन क्या होगा? 3 3 6 प्लस। हाँ चलिए, इसका आप माइनर भरो, माइनर भरोगे तो R3 और C3 उड़ेंगे, R3 C3 उड़ा तो 1 1 XY, वैल्यू पीछे से प्लस ही है तो ये y माइनस एक्स बैठ गया। अब आपको क्या करना है? प्रश्न में कह रहा है कि C3 का प्रयोग करके नाउ, जिस दिन मैं ये C3 का प्रयोग करूंगा, इसका प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में देखिए भाषा पकड़िएगा, उसने कहा कि C3, ये C3 है, इसका प्रयोग करके डिटरमिनेंट की वैल्यू याद करो। एक रिक्वेस्ट और है कुछ स्टूडेंटों से कि ऐसे ही ये सब तमाशा ना बना दीजिएगा नोट्स में, मैं आपको फीलिंग करा रहा हूं तो ये सब लिख, ऐसे आपको डिनोशन नहीं करना कुछ, वो मैं समझा रहा हूं। तो C3 के एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? ये किसका एलिमेंट है? A13। देखो यार, एलिमेंट लिखो, उसका कोफैक्टर लिखो, बात खत्म। साइन प्लस ही रखोगे क्योंकि वहां पे कैलकुलेट हो गया ना, को माइनर को फैक्टर में सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, आप समझ गए होंगे। तो ये इसकी प्लेस क्या है? A23, अर्थात एलिमेंट को फैक्टर बराबर, बात खत्म। A33 और इसका को फैक्टर डाल दो। चलो वैल्यू डालो इसकी, ये क्या है? YZ के बाद इसकी वैल्यू क्या है? X माइनस वाई, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी ये ZX, इसका को फैक्टर क्या है? X माइनस का Z, और इसका एलिमेंट क्या है? A33 का XY एलिमेंट है, अब को फैक्टर है y माइनस एक्स। देखिए एनसीईआरटी में यदि आंसर ना मिले तो मुझे लग रहा है वो अंदर देखो मल्टीप्लाई करा के कुछ कटे जा रहे हैं और फैक्टराइज होते हैं। मेरी नज़र में आंसर हो गया, आप लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात होती है, शायद एनसीईआरटी में इसके अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कुछ
फैक्टराइज किया होगा, तो आप डरना नहीं, आप कर सकते हो, ये सब आपका काम है। सर जी हमारा काम नहीं है, आपका काम है, मेरा काम है, कोई बात नहीं भैया, ये भी करेंगे। फैक्टराइज इसको अंदर देखो, आप ऐसे पेपर में आंसर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अथवा एनसीईआरटी का आंसर मिलाना है तो आप इसको अंदर फैक्टर गुणा करके और शायद फैक्टराइज किया गया। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन मतलब आपके 1 नंबर में शुरुआत में आते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को तैयार रहिए। कंपटीशन लेवल में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। देखो यार दिमाग लगाए, एक स्टैंडर्ड 3/3 अर्थात थर्ड ऑर्डर की स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट दी है। स्टैंडर्ड मतलब माना क्या है, आपको जर्नलाइजेशन भी बोल सकते हैं या जनरल आप डिटरमिनेंट बोल सकते हैं, या स्टैंडर्ड बोलें या जनरल बोलें, तो ये जनरल डिटरमिनेंट है, समझ गए होंगे क्या है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, AIJ का सहखंड, तो डेल्टा का मान लो उसने, देखो ये लिखा होगा, आप लोग क्वेश्चन इतना लिख लीजिएगा, और ये जनरल डिटरमिनेंट है, मैं कहूँ जनरल डिटरमिनेंट है या मैं कहूँ स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, आपको पता होगा, मैंने थ्योरी में इस बातों की चर्चा की थी और ये कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरी में उठाए थे, मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये सब चीज़ों से मुलाकात होने वाली है, तो हम लोग पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो हमें कैसे चलना चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चन बेहतर डील हो पाए। तो ये सब बातें आपको शायद पता होंगी, तो मैं देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात इसमें क्या लिखी हुई है, AIJ का कोफैक्टर, ये इसको नोट नहीं करना, आप क्वेश्चन को नोट करिएगा, इसको नोट नहीं करना, ये मैं समझा रहा हूं। कोफैक्टर कैपिटल AIJ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुई कि जिस दिन A11 का कोफैक्टर भरूंगा उस दिन कैपिटल A11 हो जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड डिनोशन दिए हुए है, जिस दिन A12 होगा तो कैपिटल A12 होगा। क्या समझ में आ गया? आ गया समझ में। अब जरा दिमाग लगाएं, तो उसने कहा कि डेल्टा की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है डेल्टा का मान बताइए। तो जिस दिन मैं इसको R1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा, सापेक्ष प्रसार करने पर, जो इंग्लिश से लिख दूं जल्दी हो जाए, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1। देखो जिस दिन R1 ये होता है तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, 11। अच्छा एलिमेंट कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर के टर्म में डिटरमिनेंट की वैल्यू डालना है, तो कैसे वैल्यू डालते हैं, एलिमेंट कोफैक्टर प्लस एलिमेंट कोफैक्टर, और बीच का साइन प्लस ही लगाते हैं, क्योंकि जो कोफैक्टर आता है ना वो साइन सहित कैलकुलेट होके आता है, समझ गए होंगे। अर्थात ये क्या होगा, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, या फिर एक ऑप्शन इसका ये हो सकता है, ये एक्सपेंडिंग, मैं देखो बता रहा हूं ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। जिस दिन मैं इसको R2 को रिस्पेक्ट एक्सपेंड करूंगा उस दिन डेल्टा की वैल्यू क्या खाएगी बताओ, A21 कैपिटल A21, A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23। मैं आपसे कहूं इसको एक्सपेंड करो, R3, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, A31 कैपिटल A31, A32 कैपिटल A32, A33 कैपिटल A33, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो मैंने देखो क्या बताए थे, थ्योरी में क्या बताए थे कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को बेसिक याद करिए, पहले दिन की क्लास याद करिए, तब मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी चल रही थी, किंतु मैं ऑनलाइन क्लास भी शुरुआत से स्टार्ट किया हूं कि शायद किसी बच्चे का छूटा हो तो उसका कॉन्सेप्ट मिस ना। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में किसी एक रो R1 R2 R3 या किसी एक कॉलम C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट या एलॉन्ग, समझ गए होंगे, ठीक। आप एक्सपेंड करते हो, प्रसार करते हो तो वैल्यू सेम आती है, लेकिन यहां पे देखने में अलग अलग लग रहा है, किंतु डेल्टा सेम आएगा।
आपको पता होगा, जिस दिन मैं कहूं कि स्पेंडिंग एलॉन्ग C1, तो आप क्या लिखोगे बताओ। ये C1 के एलिमेंट पकड़ो जल्दी से, C1 के एलिमेंट पकड़ो। तो A11, हाँ इसका को फैक्टर भर दो, A21 इसका को फैक्टर भर दो, A31 को फैक्टर भर दो। तो ये फीलिंग क्या हो रहा है, ये एलिमेंटल को फैक्टर के टर्म में डेल्टा की वैल्यू आ रही है, और है चीज वही है, मामला वही, कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि वैल्यू डेल्टा की सेम होगी। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि इसके 6 रास्ते हैं वैल्यू लाने के, और कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है। और सिमिलरली एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C2, हाँ तो C2 के रिस्पेक्ट करो। देखो ये है C2, A12 कैपिटल A12, A22 कैपिटल A22, A32 कैपिटल A32, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C3। देखो क्या आएगा, बोले A13 कैपिटल A13, समझ पा रहे हो, ठीक, प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33। क्या समझ में आ गया? देखो इसको पहचानना कैसे है, जरा सब लोग बुक की तरफ नजर डालिए, बुक पे नजर डालिए। आपका देखो जो एलिमेंट होना चाहिए उसी के साथ को फैक्टर होना चाहिए। देखो A11 का एलिमेंट है तो A11 का को फैक्टर है, तो आपका A पार्ट C पार्ट ये सब गलत हो गए, और ये D पार्ट इसका सही हो रहा है। D पार्ट में क्या लिखा हुआ है, A11 A21 A31, 11 21 31 कहाँ है, 11 21 31 ये, अर्थात ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन मिला इससे मिला ये चीज, ये ऑप्शन मिला, आप लोग इसी तरह उतार लीजिएगा। ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर बैठा, आंसर में A B C D 4 पार्ट हैं, तो ये वाला पार्ट आंसर में सटीक बैठ गया। आप ए वाले पार्ट में जरा देखें, ए वाले पार्ट में देखो क्या लिखा है, ए वाले पार्ट में क्या लिखा है, मैं यहां समझा रहा हूं, यहां मैं समझा रहा हूं, देखना ए वाले पार्ट में क्या लिखा है, जो ऑप्शन है उसकी बात कर रहा हूं। A11 A31 यार यही समझ लो, ये A11 है ना, तो इसी का तो को फैक्टर लगेगा। गलत बात कर रहा है, गंदी बात कर रहा है। चलो हटाओ भगो साले। हाँ देखो आगे देखना, हाँ A11 कैपिटल A11, हाँ अभी तो राइट चल रहे हो। फिर क्या कहा, A12 और A21 कर दिया, A21 कर दिया। देखो 12 एलिमेंट में को फैक्टर 21 का डाल दिया, और आगे और लिखा हुआ है, तो ये भी कुल मिला के रंग हो गया। सिमिलर इस तरह C पार्ट भी रंग हो जाएगा, और D पार्ट में ये बात लिखी हुई है। ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आया वो D पार्ट ऑप्शन आया है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें। तो जो मैं फर्जी वाले बातें लिख दिया था उसको डिलीट कर दूं। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और ऑप्शन डी लगाइए। क्वेश्चन को नोट करके ऑप्शन डी लगा दें, ऑप्शन डी लगाना है। अब सभी स्टूडेंटों से मेरी पुनः रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपको पर्सनल लिंक भेज सकूं, वहाँ से आपको एसटीडी मटेरियल और टेस्ट ज्वाइन करें आप सब लोग। तो एक कुछ प्लान बनाया जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे रिक्वेस्ट को आप स्वीकार करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। जो भी बच्चे मुझे यूट्यूब में फॉलो कर रहे हों तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने शुरुआत में भी आपको जैसे वीडियो शुरू किया था लिखा था, इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस। कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझे कॉल कर लीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास पे कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके। अब मैट्रिक्स पढ़ाते हैं और सीटें कवर करते हैं। आप एनसीईआरटी बुक की किताब मैनेज कर लीजिए। यदि मुझे पता है कि लॉकडाउन के दौरान शायद आप किताबें मैनेज ना कर पा रहे हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो जब तक आपके मार्केट पे किताबें नहीं मिल रही हैं अथवा आपके पास हार्ड कॉपी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो टेलीग्राम माध्यम से मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप घर बैठे आप वीडियो लेक्चर पा रहे हैं और साथ में स्टडी मटेरियल पा रहे हैं। इसका फ़ायदा उठाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए और मेरी थोड़ा सा मदद करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिले पढ़ाने को। तो कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।